कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर। आबकारी नीति को बैठक से मिली मंजूरी। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीजेपी। रुद्रपुर में लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला का आयोजन। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की शिरकत। विकासनगर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन अध्यक्ष आकाश नेगी की पीसी। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बोले आकाश नेगी, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। देहरादून में खादी ग्राम उद्योग शिविर का आयोजन। शिविर में लगाए गए 70 स्टॉल। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भी रहे मौजूद। देहरादून में दून अस्पताल में टीडीएस कर्मचारियों की हड़ताल। अस्पताल के कामों पर पड़ रहा असर। अस्पताल के एमएस ने कर्मचारियों ने की काम में ध्यान देने की अपील। रुड़की के पिरान कलियार में सभी बाजार बंद। दुकानदारों ने दरगाह प्रबंधन पर लगाया तानाशाही का आरोप। दरगाह प्रबंधक को हटाए जाने की मांग पर अड़े दुकानदार। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे विभिन्न राज्यों के आईएफएस अफसर। सिग्मा 25 ड्रोन का लिया प्रशिक्षण, सीखी कई बारीकियां। रामनगर में भारतीय नाट्य विद्यालय के तत्वाधान में 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन। मंत्री सतपाल महाराज करेंगे शुभारंभ। बॉलीवुड के कई कलाकार रहेंगे मौजूद। रामनगर में परिवहन विभाग ने लगाया शिविर। वाहन चालकों के स्वास्थ्य का किया परीक्षण। ड्राइवरों की आंखों की हुई जांच। मसूरी में उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड का एक्शन। 9 होटलों के काटे बिजली पानी के कनेक्शन। बिना पॉल्यूशन बोर्ड अनुमति से हो रहा था संचालन। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज 2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से जुड़े। दूसरे चरण में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की टर्मिनल का 14,000 वर्ग मीटर विस्तार किया गया। अब एयरपोर्ट की टर्मिनल का कुल विस्तार 42,000 वर्ग मीटर में हो चुका है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 चरणों में 486 करोड़ की लागत से बना है। वहीं सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया। देखिए, एक तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना इस सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं। सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी। आज उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। लोगों का आवागमन भी बढ़ गया है, श्रद्धालुओं का आवागमन है, देश दुनिया के लोगों का है। तो इस टर्मिनल के उद्घाटन हो जाने से और निकट भविष्य में जो प्लान किया गया है, देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकल्प रहित संकल्प के तहत भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम धामी ने सम्मानित किया। सीएम धामी ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों से कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने अभी किसी भी दावेदार पर मुहर नहीं लगाई है। वहीं अगर बात की जाए टिहरी लोकसभा सीट की, तो वहां से 5 नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक नवीन जोशी ने बताया कि उन्होंने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि उनके 35 साल के कांग्रेस के प्रति निष्ठावान करियर का ख्याल करते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दी जाए, क्योंकि वे टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा को टक्कर देकर जीत हासिल कर सकते हैं।
देखिए, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी में लोगों ने अपना अपना आवेदन किया है। मेरी पार्टी से यही मांग है, हमारी प्रभारी जी आई थी शैलजा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि तो 35 साल की लंबी सेवा मेरी कांग्रेस के अंदर है और हमने हमेशा कांग्रेस के झंडे को उठा के कांग्रेस को मजबूत करने का हम लोगों ने काम किया है। इस्कॉन मंदिर अपने सेवा भाव के लिए भारत ही नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है। आए दिन इस्कॉन मंदिर में जनहित के अनेकों कार्य किए जाते रहे हैं। वहीं दून अस्पताल में इस्कॉन मंदिर ने तीमारदारों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी इस्कॉन मंदिर को अपने किचन खोलने के लिए जगह देने की घोषणा की है। देखिए, हमारा श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है वो 4 धाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु है और वहाँ पे भी लगभग 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं। तो मरीजों को खाना तो हम सरकार की तरफ से खिलाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तीमरदार काफी दिक्कत में रहते हैं। वहाँ पे हमने अब रैन बसेरा भी बना दिया है तीमरदारों के लिए। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीजों के लिए सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को सरकार निःशुल्क भोजन उपलब्ध नहीं करा पाती। ऐसे में इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों के लिए दोपहर के भोजन की शुरुआत की है। वहीं इस्कॉन की इस पहल पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी इस्कॉन की तारीफ की है। तो मैं इस्कॉन देहरादून का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक काफी दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल में, पर उनके साथ जो गरीब तीमरदार आते हैं उनके लिए खाना नहीं मिल पाता था। इसलिए इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीमरदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उनके जो डायरेक्टर है वो हमारे IIT मंडी के भी डायरेक्टर हैं, बहुत विद्वान हैं और सब लोगों से कंट्रीब्यूशन करके वो भी संस्था को चलाते हैं। और उनका एक प्रस्ताव और है कि हमको 2 संस्कृत विद्यालय दिए जाए, तो अब हम उनको 2 संस्कृत विद्यालय भी दे रहे हैं और निकट भविष्य में हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर जगह मिल जाएगी तो खाना फिर यहीं पे बनेगा ताकि गरम गरम खाना सभी को दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अब गरीब लोगों का इस मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में काफी भला हो जाएगा कि उनको जो है दवाइयों के साथ में खाना भी अब निःशुल्क मिल जाएगा। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए CRPF के 44 जवान शहीद हो गए थे। कल इस शहादत की 5वीं तिथि पर देहरादून उत्तराखंड CRPF के मुख्यालय UCF भवन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलवामा में शहीद हुए जवानों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं पुलवामा हादसे को याद करते हुए वीर जवानों के योगदान का भी जिक्र किया गया। ये बहुत ही एक भयानक दुर्घटना थी। जवान जो हैं जम्मू से कॉन्वॉय में श्रीनगर के लिए जा रहे थे और ऐसे समय में जबकि वो कॉन्वॉय में सिटिंग बस में जा रहे थे और उनके ऊपर अटैक किया गया जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। ऐसी दुर्घटना पहले कभी भी भारत में हुई नहीं थी। बाद में इसमें पाकिस्तान का हाथ सामने आया। अभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है और पूरा ये जो केस है वो कोर्ट में है। बाद में देश ने इन सब परिवारों को जिनके जवान शहीद हो गए थे बहुत ही अच्छे से संभाला और प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के इनिशिएटिव से जो है इनको पूरा सम्मान भी मिल पाया। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने 3000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए सभी सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को बूथों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के कार्यकर्ता आम जनता से जुड़ने का काम करेंगे और विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर अपनी नजर रखेंगे।
देखिए, मैंने कहा सोशल मीडिया की हमने टीम प्रदेश से लेकर और बूथ स्तर तक खड़ी कर दी है और 3000 जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति हमने पिछले 6 महीनों में की है। अब अगला जो चरण है उन सभी 3000 पदाधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको जो है लोकसभा के लिए तैयार किया जा रहा है कि विपक्ष द्वारा जो अधिकांश भ्रामक जानकारी अगर सोशल मीडिया पर डाली जाती है तो हमारे जो योद्धा हैं वो तथ्यों के साथ उस जानकारी को जो है उसका मुद्दा उठाएंगे और उनका पर्दाफाश करेंगे, जो हमेशा सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें चलाने का काम विपक्ष द्वारा किया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मसूरी पहुंची, जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री में केंद्र और उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों पर फोकस किया गया। बता दें कि यह यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में आम जन को जागरूक करेगी। आज जो ये कार्यक्रम है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी सरकार की गारंटी विकसित हमारा संकल्प विकसित भारत, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमें अपने देश को 2047 तक पूर्ण विकसित करना, जो कि सब हमारा जो सुख सुविधाएं हैं सब लोगों को मिले, जो निम्न तबका है वो आगे बढ़े, देश की सहयोग दे। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री नवप्रभात ने विरोध किया है, जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पूर्व मंत्री नवप्रभात ने कहा कि ऐसे प्रावधानों से भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाग है हमारी, ये युद्ध भी हुआ हो, वो अगर घायल हो जाता है तो वो सैन्य सेवा है जो देश की रक्षा के लिए, देश की एक, हमारा कोई भी समाज, हमारा कोई भी पंथ स्वीकार नहीं कर। 3 भाग है। उत्तराखंड की विधानसभा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास हुआ है, उस बिल के एक विशेष प्रावधान के ऊपर हम श्री राज्यपाल जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस बिल के 3 पार्ट हैं। पहले और दूसरे पार्ट में विवाह, गोद लेना, इस संपत्ति का बंटवारा, इसके प्रावधान किए गए। ये प्रावधान बहुत सारे एक्ट को प्रभावित करते हैं और वो सारे एक्ट आज देश में प्रभावी हैं क्योंकि वो केंद्र सरकार के एक्ट हैं। किसी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो उन एक्ट्स के अंदर कोई परिवर्तन करे। ये एक कानूनी लड़ाई का रास्ता खोलता है और उस पे कानूनी लड़ाई होगी। जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं वो अपनी अपनी बात को निश्चित रूप से न्यायालय में कहेंगे। हमारी आपत्ति तीसरे प्रावधान के ऊपर है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को आपने एक कानूनी जामा पहना दिया और जिस तरह के प्रावधान आपने किए हैं, आप सीधा क्यों नहीं कहते कि आप जो वयस्क लड़का और वयस्क लड़की होगी जो शादी की उम्र को प्राप्त कर चुकी होगी, उसको शादी करने का जब अधिकार है तो हम एक नई किस्म की व्यवस्था समाज के ऊपर क्यों लादना चाहते हैं। इससे उत्तराखंड की संस्कृति बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। देश के किसी भी कोने से आदमी यहाँ 1 साल के लिए आएगा और यहाँ पर एक इस तरीके की नई व्यवस्था में शादी कर लेगा तो इसका अर्थ क्या है? ये एक औचित्यहीन चीज है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।